मम्मी जी, मैं अपना बेस्ट खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए तो मैं क्या करूँ? आप तो बहू, सब लोग तंदूरी रोटी और तंदूर में पकी सब्जी खा के बोर हो गए हैं। अगर तुझे ये काम चलाना है तो तुझे कुछ और करना होगा। लेकिन क्या मम्मी जी, यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर भी मेरा खाना नहीं बिक रहा है। बहू, मुझे लगता है कि तुझे तेरी तंदूरी रसोई में कुछ फेरबदल करने की जरूरत है, तभी तेरा काम फिर से चलेगा। जैसे क्या माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। तानिया बहुत ही गुणी लड़की थी, जिसको घर का सारा काम आता था, लेकिन खाना बनाने को लेकर उसका हाथ बहुत कच्चा था। वो जितना भी खाना बनाने की कोशिश कर ले, कुछ न कुछ कमी तो उससे रह ही जाती थी। समय बीतता है और एक दिन वो जली हुई रोटियां और सब्जी के साथ लेकर अपनी माँ के पास आती है और उसे परोसती हुई कहती है, लो माँ, मैंने गर्मा गर्म रोटी बना दी है। अब आप जल्दी से खा लो, वरना ठंडी हो जाएंगी। और खा के बताओ कैसी बनी है। मैंने अपने हाथों से बनाई है। आप खाओगे तो मेरी तारीफ करते नहीं थकोगे। ये रोटी है क्या भारत का नक्शा? और ये इतनी जली हुई क्यों है? और ये सब्जी भी बेकार लग रही है। तूने खाना बनाया ही क्यों है? माँ, क्या बुराई है इस खाने में? कितने दिल से बनाई है। और ये सब्जी ऑनलाइन देखकर बनाई है। तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि रोटियों को धीमी आंच पर सेका कर। माँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? मैं जितना भी रोटियों को बनाने की कोशिश करूँ, सब जल जाती हैं। और ये सब्जी भी अच्छे से नहीं पकी है। ऐसे खाना बनाएगी तो 4 दिन में तेरी सास तुझे धक्के देकर घर से बाहर कर देगी। आप चिंता मत करो, मैंने कुकिंग क्लासेस में अपना नाम लिखवाया है। अब से मैं कुकिंग करना सीख जाऊंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। तानिया ये कहकर खाने की थाल वापस लेकर चली जाती है और बेचारी यमला को भूखा रहना पड़ता है। वक्त गुजरता है और तानिया कुकिंग क्लासेस से बढ़िया बढ़िया और तरह तरह का खाना बनाना सीख जाती है और ये सब देखकर अमला भी बहुत खुश थी। वक्त गुजरता है और अमला उसकी शादी एक विपुल नाम का अच्छा सा लड़का देखकर उसे करवा देती है और तानिया शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। उसने अपने ससुराल को अच्छे से संभाल लिया था और सब अच्छा चल रहा था कि एक दिन तानिया की सास उसे कहती है, तानिया बहू, आज खाने में तू क्या बनाने वाली है? आप बताइए माँ जी, आपका क्या खाने का मन है? मैं बना दूंगी। बहू, ये रोज दाल चावल रोटी खाते हुए मैं तो बोर हो गई हूँ। आज कुछ अच्छा बना ले। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, मैं कुछ अच्छे से बना कर लाती हूँ। तानिया ये कहकर रसोई में चली जाती है, जिसके बाद वो कुकिंग क्लासेस में सीखे तंदूरी रोटी और तंदूरी पनीर बनाकर लाकर देती है, जिसे खाकर उसकी सास बहुत खुश हो जाती है और उसकी बहुत तारीफ करती है। अब आए दिन तानिया अपनी सास के कहने पर तंदूरी खाना बना दिया करती और वो अपनी रसोई में तंदूरी सेटअप भी कर लेती है ताकि उसको आसानी हो। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन उसकी पड़ोसन दीपा आकर इंदिरा से कहती है, अरे इंदिरा, मेरा तो मत्था घुमा पड़ा है, जरा मेरी मदद कर दे। हाँ, बता ना क्या हुआ? ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि तेरा मत्था ही घूम गया? तू तो जानती है कि मेरी बहू पेट से है। अब कुछ लोग उसकी गोद भराई के लिए आ रहे हैं, लेकिन हलवाई का बच्चा कॉल भी नहीं उठा रहा है। वो लोग 3 घंटे में आते ही होंगे, मैं क्या करूँ? तुझे क्या लगता है मैंने यहाँ हलवाई की दुकान खोल रखी है? पागल, मैं इसमें तेरी क्या ही मदद कर सकती हूँ? मुझे अच्छा लगा कि तूने मुझे याद किया, लेकिन तू ही बता मैं क्या करूँ? हाँ, मैं जानती हूँ कि तू मेरी मदद नहीं कर सकती है। मैं तो बस अपना दुख बांटने आई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाऊँ, किससे बात करूँ? दीपा इतना कहती है कि तभी वहाँ पर तानिया वहाँ उन दोनों के लिए चाय पानी लेकर आती है और दीपा की बात को काटते हुए कहती है, बस इतनी सी बात आंटी जी, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेती हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन सब के लिए बहुत अच्छा तंदूरी खाना बना दूंगी। बहू, तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? मेहमानों का खाना बनाना है, दाल चावल नहीं, जो तू संभाल लेगी। बहू, मेहनत का काम है और इज्जत का सवाल है। बहू ने बोला है तो वो संभाल लेगी, तू उस पर यकीन कर। मेरी बहू का हाथ खाना बनाने को लेकर बहुत अच्छा है, तेरे मेहमान भी पत्तल चाट लेंगे। सच में इंदिरा, तेरी बहू ये सब संभाल पाएगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू निश्चिंत हो जा, सब हो जाएगा। दीपा ये सुनकर चली जाती है और तानिया अपनी सास की मदद लेकर सब लोगों के लिए अपनी तंदूरी रसोई में तंदूरी खाना बना देती है, जिसके बाद सब काम अच्छे से हो जाता है। और रात के समय दीपा फिर से इंदिरा के घर आती है और इंदिरा और तानिया को सामने खड़ा देखकर कहती है, माफ करना, तुम दोनों को फिर से परेशान करने आ गई।
आज मैंने तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है ना। अब क्या हो गया दीपा, मेरी बहू से रात का खाना भी बनवाया है क्या? देख, मेरी बहू और मैं पहले ही बहुत थक गए हैं, तो तू जो भी करवाना है अब तू सुबह करवाना। अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो ये पैसे तानिया को देने आई थी। मैंने सोचा जब काम आज किया है बहू ने तो पैसे भी आज ही दे दूं। पैसे? किस बात के पैसे आंटी जी? मैं कुछ समझी नहीं। आप मुझे पैसे क्यों देने आई हैं? ये वो पैसे हैं जो मैं हलवाई को देती अगर वो खाना बनाने आता तो, लेकिन जब तूने और तेरी सास ने अच्छे से बनाया और किया तो इन पैसों पर हक भी तो तेरा बनता है ना। कैसी बात करती है दीपा, ये सब तो हमने पड़ोसी के भाईचारे में किया, तुझे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब पड़ोसियों की मदद के भी पैसे लेंगे क्या? इंदिरा देवी के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं अभी, आई तुझे समझ? मैं तेरी बहू पर कोई एहसान नहीं कर रही हूँ, उसे उसके हक के पैसे दे रही हूँ। मना मत कर, मुझे बुरा लगेगा। दीपा के जिद करने पर इंदिरा तानिया को पैसे लेने की इजाजत दे देती है। धीरे धीरे तानिया की तंदूरी रसोई की तारीफ हर जगह होने लगती है और उसके हाथ का खाना बहुत मशहूर हो जाता है। और इंदिरा के कहने पर तानिया अपनी सास के साथ उसकी मदद से तंदूरी खाने की रेस्टोरेंट खोल लेती है, जहां तंदूरी इंडियन खाना मिला करता था। दिन बीतते हैं। शुरू में उसका काम अच्छा चलता है, लेकिन धीरे धीरे अब उसकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो जाते हैं। ये देखकर एक दिन तानिया इंदिरा से कहती है, मम्मी जी, मैं अपना बेस्ट खाना बनाती हूँ, लेकिन फिर भी जब मेरी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए तो मैं क्या करूँ? आप तो बहू, सब लोग तंदूरी रोटी और तंदूर में पकी सब्जी खा के बोर हो गए हैं। अगर तुझे ये काम चलाना है तो तुझे कुछ और करना होगा। लेकिन क्या मम्मी जी, यही तो समझ नहीं आ रहा है ना। मैं तो खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, फिर भी मेरा खाना नहीं बिक रहा है। बहू, मुझे लगता है कि तुझे तेरी तंदूरी रसोई में कुछ फेर बदल करने की जरूरत है, तभी तेरा काम फिर से चलेगा। जैसे क्या माँ जी? मैं कुछ समझी नहीं, आप मुझे बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बहू देख, तू इलेक्ट्रॉनिक तंदूर का इस्तेमाल करती है, जो कि बहुत आम बात है। लोगों को उस तंदूर का खाना कहीं भी मिल जाता है और ये सबके लिए फीका भी हो गया है। जब तक तू कुछ नया और अनोखा नहीं करेगी, तू लोगों की नजरों में नहीं आएगी। तो तू मिट्टी के तंदूर को खुद बनाकर उसका इस्तेमाल कर, फिर देखियो तू तेरी रेस्टोरेंट कितनी अच्छी चलेगी। अरे वाह माँ जी, आपने तो मेरी सब परेशानी दूर ही कर दी। और तो और मैं तंदूरी मोमोज और तंदूर के बाकी आइटम भी बना सकती हूँ, जिससे अगर लोगों को खाना खाने में मन ना हो तो वो मोमोज और बाकी चीजें खा पाएं। अरे वाह बहू, ये की ना तूने समझदारी की बात। अब चल, तू और मैं मिलकर एक बड़ा सा तंदूर बनाते हैं। जिसके बाद इंदिरा और तानिया मिलकर तंदूर बनाते हैं। उसके बाद तानिया तंदूर पर बहुत सारी तंदूर की डिश बनाती है, जिसको खाकर ग्राहक उसकी बहुत तारीफ करते हैं और अब दूर दूर से लोग उसके यहाँ खाने के लिए आने लगते हैं। ये सब देखकर तानिया भी बहुत खुश होती है और अपनी सास से कहती है, सच में मम्मी जी, आपने तो मेरा बंद हो चुका काम फिर से चालू करवा दिया, वरना मुझे तो लगा था कि सारी तंदूरी रसोई वाली बहू का रेस्टोरेंट बंद ही हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे बंद हो जाता बहू? तू खाना इतने दिल से बनाती है तो तेरी परेशानी का हल तो निकलना ही था ना। जी मम्मी जी। तानिया ये बोलकर प्यार से अपनी सास को गले लगा लेती है और इस तरह तानिया का बिजनेस हमेशा मुनाफे में चलता रहता है और दोनों सास बहू अपना तंदूरी रसोई का रेस्टोरेंट खुशी खुशी चलाते हैं। सविता एक छोटे से चौल में रहा करती थी। वहाँ की सभी औरतें सविता को इसीलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि सविता की आए दिन किसी न किसी बात पर हर किसी से लड़ाइयाँ होती रहती और हमेशा की तरह आज भी चौल में पानी का टैंकर आया था, जिसकी लाइन में सविता लगी है और वहीं खड़े खड़े अपनी बहू रिंकी को आवाज लगाकर वो कहती है, बहू, ओ बहू, किचन में बड़ी वाली बाल्टी रखी होगी, ले आ तो जरा। सविता की आवाज सुनकर रिंकी तुरंत बड़ी वाली बाल्टी पानी भरने के लिए लाकर सविता को देती है और इतने में टैंकर पर मौजूद रिंकी की पड़ोसन शारदा रिंकी से कहती है, अरे सुनना रिंकी, घर में और भी जितने कटोरी चम्मच है ना वो भी ले आ, उनमें पानी नहीं भरेगी। शारदा की बात सुनकर आसपास खड़ी मोहल्ले की सभी औरतें हंसने लगती है। रिंकी तो डरपोक होती है, औरतों के तानों का जवाब नहीं देती, पर सविता तुरंत ही शारदा से लड़ पड़ती है और कहती है, हाँ हाँ, वो भी ले आएगी, क्या कर लेगी तो शारदा की बच्चे।
हाँ हाँ बोल पड़ी मैडम जी, इसकी आवाज की तो कमी थी। सुबह से चौल में ये ना बोले तो चौल में लोग सोचने लगते हैं कि कहीं मरमरा तो नहीं गई बुढ़िया। बुढ़िया किसे बोलती है? बुढ़िया होगी तू, बुढ़िया होगा तेरा खानदान। इस पर काफी समय तक बहस चलती रहती है और रिंकी तो डर कर वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद सविता लड़ झगड़ कर घर आती है और रिंकी से कहती है, क्यों बहू, कोई कुछ भी बोले तो तू ऐसे चली मत आया कर, उनको उनका जवाब देना सीख। जी माँ जी। इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और इस दौरान ना जाने सविता की कितने लोगों से और कितनी बार लड़ाइयाँ हो चुकी थी। और एक दिन ऐसे ही सविता दरवाजे पर बैठी थी, तभी बिजली का बिल वाला आता है और सविता को बिल देते हुए कहता है, लो अम्मा बिजली का बिल। सविता बिल लेकर जब बिल को देखती है तो उसमें आया अमाउंट देखकर बोलती है, क्यों भैया, हमने तो इतनी लाइट पंखे भी नहीं चलाए जितने बिजली के बिल आप हमें थमा कर जा रहे हो। सुनो अम्मा, ये सारी बातें ना आप बिजली विभाग वालों को सुनाओ। जो मेरा काम है ना बिजली बिल देने का, वो मैं कर रहा हूँ। और आप भी ना अपना काम करे टाइम पर ना पूरा बिजली बिल भर कर। तू होता कौन है मुझे बताने वाला? अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तू मुझे बताएगा कि मुझे बिल कैसे और कब भरना है। सुनो अम्मा, आप ना बिल भरने से पहले ना पागल खाने जाना। आप मुझसे ना बिना बात के बहस कर रही हैं। मैं तुझे पागल दिखती हूँ? अरे पागल होगा तेरा खानदान और तू मुझे पागल कहता है। अपनी सास को फिर किसी से लड़ते देखकर रिंकी और भी डर जाती है, क्योंकि उसकी शादी को महज 2 महीने हुए थे और इन 2 महीनों में उसने अपनी सास को 3600 बार से भी ज्यादा बार लड़ते देख लिया था। और फिर बेचारी रिंकी अनपढ़ भी तो थी, इसीलिए ये सब देखकर वो काफी डर जाती है। इसीलिए इस बार भी वो हमेशा की तरह कहीं छुपकर अपनी सास को लड़ते देखती है। अगले दिन सविता का बेटा आर्यन घर के बाहर अपनी रेडी खड़ी करके फल का ठेला लगाने की तैयारी कर रहा था। तभी एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, अरे भैया, आप मुझे यहाँ मिल गए। मैं तो आपकी फल की दुकान पे जा रहा था। अच्छा साहब, क्या लेना है आपको? बस कुछ ताजे फल दे दो। अभी देते हैं साहब। इतना कहकर आर्यन उस आदमी को फल दे रहा होता है और पास में आर्यन की माँ उस ठेले पर फल लोड कर रही थी। इतने में वो आदमी बोल पड़ता है, ये फल थोड़े खराब हैं। कल भी जो फल मैं ले गया था वो थोड़े खराब निकले थे। आज थोड़ा देख कर देना। नहीं नहीं साहब, ये फल खराब नहीं है, इसमें दाग है। आप तो हमारे रोज के कस्टमर हो, आपको भला खराब सामान क्यों देंगे हम? वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही सविता बोल पड़ती है, क्या बोले? हमारा फल खराब होता है? तुम होगे अपने घर के बड़े साहब, हमारे लिए कुछ नहीं हो और हमारी चीजों को खराब कहने वाले तुम होते कौन हो? अरे माताजी, बस मैं तो ये कह रहा था कि कल जो मैं फल ले गया था वो खराब निकले। मैं कौन सा आपके लड़के से पैसे मांग रहा हूँ, मैं तो बस बता रहा हूँ। आप तो ले देकर मेरे ऊपर ही चढ़ गई। अरे साहब आप जाओ, अम्मा है ना जो मेरी, वो थोड़ी गुस्से वाली है। इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं। हाँ तो घर में रखो इन्हें, ऐसी बात करेगी तो तुम्हारे ही ग्राहक भगाएगी। चुप कर, यहाँ से चला जा, समझा? साहब हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप जाइए यहाँ से, अम्मा का गुस्सा ज्यादा बढ़ जाएगा। हाँ ठीक है, जाता हूँ। तुम्हारी माँ है इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना कोई और होता तो अच्छा नहीं होता। माँ तो अपनी लड़ने की आदत कब छोड़ेगी? सबसे लड़ती है और आज तो हद मचा दी तूने। तो क्या सुनती रहूं? तुम लोग यही चाहते हो, मुझसे नहीं होगा ये सब। सविता ये सब बोलते हुए घर में चली जाती है और उसकी बहू भी ये सब दरवाजे से देख रही थी, पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करती। और इस तरह भी इन बातों को, लड़ाई झगड़ों को काफी समय बीत जाता है। लेकिन गुजरते दिनों के साथ सविता का लड़ना बंद ही नहीं होता और इस बार वो अपने घर के सामने लगी रस्सी पर कपड़े टांगने को लेकर लड़ती है, क्योंकि उसकी पड़ोसन शारदा उसके डाले कपड़ों को साइड करके अपने कपड़े सुखा जाती है। ये देखकर सविता गुस्से में घर से बाहर आती है और शारदा से कहती है, क्यों री शारदा, तूने मेरे कपड़े क्यों हटाए? क्यों ना हटाऊं? सारे कपड़े सूख गए हैं तो। जब तक मैं ना हटाऊं तब तक तू होती कौन है मेरे कपड़े हटाने वाली? यहाँ अब मेरे ही कपड़े सूखेंगे और ये मत भूल कि ये रस्सी केवल तेरे लिए नहीं है। सुखा कर तो दिखा तू। छोटी सी बात पर शुरू हुई दोनों की लड़ाई गाली गलौज तक पहुंच जाती है और अपनी सास को लड़ते देखकर रिंकी कुछ बोलने की हिम्मत तो करती है, लेकिन उससे नहीं होता। अंत में काफी देर बाद मोहल्ले के लोगों द्वारा लड़ाई को सुलझाया जाता है और सविता अपने घर आती है और अपनी बहू से कहती है, देखा ना तूने, ये औरत कैसे मुझसे लड़ने आई थी, बिना बात कर लड़कर गई है। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं, समझी?
माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लाऊं? ले आजा, चाय पीकर थोड़ा अपना दिमाग शांत करूं मैं। रिंकी सविता की बात बीच में काट देती है क्योंकि वो डरी हुई थी। इसीलिए वो अपनी सास का ध्यान चाय की तरफ करके उसे चाय बनाकर देती है और सविता चाय पीते हुए कहती है, तू भी कभी कभी बोला कर, अगर यहाँ रहना है तो लड़कर अपनी जगह बनानी होगी, वरना आज के समय में कोई किसी को जीने नहीं देता। माँ जी लड़ना भी तो ठीक नहीं, अच्छे से रहकर भी तो हम अपनी जगह पा सकते हैं। ये दुनिया जीने दे तो ना। सविता की लड़ाई तो कोई नया किस्सा नहीं थी। इस चौल में लगभग हर रोज ही कोई न कोई आपस में किसी न किसी से लड़ता और मारपीट करता रहता। ऐसे ही समय गुजरता है और एक सुबह मोहल्ले में बने स्नान घर में नहाने की लाइन में लगने को लेकर सविता का वापस से अपनी पड़ोसन शारदा से झगड़ा होता है, क्योंकि शारदा देर से आकर भी सविता से आगे आकर लाइन में लग जाती है और सविता ये देखकर बोलती है, क्यों, तूने मेरी सौतन बनने का फैसला ले लिया है क्या? जब देखो तब मुझसे झगड़ा करने का कोई ना कोई तरीका खोज लेती है। ना ना, मैं तेरी सौतन नहीं, तू मेरी सौतन बन गई है। मैं तो काफी देर से लाइन में लगी हुई थी, अब तेरा जो दिल है तू वो कर, लेकिन मैं तो हटने वाली नहीं हूँ। मैं यहाँ से पहले ही नहा कर जाऊंगी, देख लेना। ये सब पीछे खड़ी 2-3 औरतें भी देख रही थी और साथ ही सविता की बहू रिंकी भी। ऐसे ही एक औरत रिंकी से कहती है, तू कुछ बोलती क्यों नहीं अपनी सास के लिए? देख बेचारी को सब कैसे परेशान करते हैं रोज। ये सुनकर रिंकी कुछ नहीं कहती, लेकिन जब शारदा सविता पर अपनी बाल्टी से भरा हुआ पानी पलटती है तो रिंकी को ये देखकर गुस्सा आता है और फिर रिंकी शुरू होती है, कुलक्षणी कपटी पापी औरत, तू हमेशा मेरी सास से लड़ती है ना, अब देख मैं क्या करती हूँ। इतना बोलकर रिंकी बाल्टी में गंदा पानी भरकर शारदा के ऊपर फेंक देती है और उसको खूब सुनाती है। ये सब चौल की औरतें देख रही थी और रिंकी की सास भी ये सब देखकर हैरान थी और खुद से कहती है, आज तो इसने कमाल ही कर दिया। क्या हुआ तुझे? आज तू बोल कैसे पड़ी? माँ जी जो भी हुआ, पर मेरे अंदर का डर तो आज निकल गया, वरना मैं कभी बोल ही नहीं पाती। इस तरह लड़ाकू सास की डरपोक बहू अपनी सास को लड़ते हुए देखकर खुद भी बहादुर हो जाती है। ज्योति कई सालों बाद अपने पति राजेश के साथ अपने ससुराल से मायके आती है, जिसे देखते ही उसकी माँ सरला और बहन रुचि बहुत खुश हो जाती हैं। तभी ज्योति की नजर टेबल पर रखे बनाना की चिप्स पर पड़ती है, जिसे देखते ही वो तुरंत चिप्स की प्लेट उठाकर सोफे पर बैठकर खाना शुरू कर देती है, जिसे देखकर उसकी माँ और बहन हंसते हुए कहती हैं, ये बनाना चिप्स खाना नहीं छोड़ सकती है। ये बात तो बिल्कुल सही कही मम्मी जी आपने। जब इतने साल बाहर रहने के बाद भी केले के चिप्स खाना इसने नहीं छोड़ा, तो अब क्या छोड़ेगी? अब तो बनाना चिप्स की पूरी प्लेट इसके सामने है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं दामाद जी? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे माँ ये क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ आपको। इनको बस मेरा मजाक बनाना आता है और कुछ नहीं, यही इनका मनपसंद काम है। माँ आप तो जानती हो कि मुझे बनाना चिप्स कितना पसंद है, लेकिन जहाँ हम रहते हैं वहाँ दूर दूर तक किसी भी दुकान पर बनाना चिप्स नहीं मिलता था। तो कुछ नहीं मम्मी जी, जब इसको हर जगह ढूंढने पर भी ना बनाना चिप्स नहीं मिला, तो ये मैडम हमारी मकान मालकिन के सामने पहुँच गयी और उनके सामने चिप्स की इतनी तारीफ की कि पता नहीं कहां से उन्होंने बनाना चिप्स ढूंढा और लेकर आ गई, और इसके साथ उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया। ये तो सही है ना जीजू, दीदी ने वहाँ भी अपनी पसंद की चीजें खाने पीने का जुगाड़ कर ही लेती है। इसी को कहते हैं कन्विंसिंग पावर, जो कि मेरी दीदी के पास है। ये तो कुछ नहीं है, दीदी तो अपने स्कूल में कॉलेज में भी अपनी मीठी बातों से सबको कन्विंस करके अपना सारा काम दूसरों से करवा लेती थी। हाँ, मैं तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ साली साहिबा जी। आप यही कहना चाहती है ना कि आपकी दीदी बहुत चालाक है, सबको अपनी बातों में फंसा ही लेती है। बेटा जो बात सच है उसे कहने की क्या जरूरत है, ये तो हमेशा से ऐसी ही है। बस करिए आप लोग, जब से आई हूँ मेरी ही बातें किए जा रहे हैं। एक काम करिए, आप लोग भी मेरे साथ बैठकर बनाना चिप्स खाइए, और इतने दिनों बाद सब मिले हैं, एंजॉय कीजिए। नहीं बेटा, तू ही खा अपने ये बनाना चिप्स, मैं सबके लिए कुछ अच्छा बना लूंगी, क्योंकि बनाना चिप्स तुझे ज्यादा पसंद है ना, हमें नहीं। सरला इतना कहकर रसोई में जाने के लिए सोफे से उठती है, तभी रुचि उसे रोकते हुए खुद रसोई में जाती है और सबके लिए चाय नाश्ता बना कर लाती है। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने सभी घर वालों से मिलकर राजेश के साथ अपने ससुराल वापस आ जाती है।
जहाँ उसकी सास मालती उससे कहती है, आ गई बहू तू। कब से मैं तेरा इंतजार कर रही थी। मैं लाई अपने सभी घर वालों से। क्या खिलाया पिलाया तेरी माँ ने? माँ खिलाने पिलाने की पूछो तो वहाँ पर बहुत कुछ था खाने पीने को, और मम्मी जी ने ना बहुत अच्छे से हमारी खातिरदारी की। लेकिन आपकी प्यारी बहू जो है ना, उसे तो सिर्फ बनाना चिप्स ही खाने होते हैं, तो वो वही खा कर आई है। क्या इसको वहाँ भी मिल गए अपने बनाना चिप्स? माँ वहाँ तो मिलेंगे ही ना, इसने आदत भी तो वहीं से डाली है अपनी बनाना चिप्स खाने की। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पे चाय नाश्ता चल रहा था, तो मैडम जी ने देखा कि भाई बनाना चिप्स रखे हुए और ये टूट पड़ी उस पर। तो क्या हुआ? अपने घर गई थी, कहीं बाहर तो मैंने ऐसी हरकत नहीं की ना जिससे आपकी इंसल्ट हो। अब क्या अपने घर में भी अपनी पसंद का नहीं खा सकती हूँ क्या? मैंने ऐसा कब बोला? तुम्हारा जो मन करे तुम खाओ। मैं तो माँ को इसलिए बता रहा था क्योंकि सबको यही लग रहा था कि तुम इतने साल बाद वापस आई हो तो शायद तुम्हारी पसंद बदल गई हो, लेकिन इनको क्या पता, ऐसा कुछ तो है ही नहीं। जाने दे बेटा, कोई बात नहीं। और वैसे भी जगह बदलने का मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान अपनी पसंद बदल ले। वो बात तो सही है माँ, लेकिन इंसान को ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए ना कि वो अपनी पसंद के सिवा कुछ और खा ही ना पाए। लेकिन माँ सच बताऊँ, आप वहाँ होती ना और इसको बनाना चिप्स खाते हुए देखती तो आपको बहुत हंसी आती। बस करिए आप, जब से आई हूँ अपने मायके से मेरा मजाक ही उड़ाते जा रहे हैं आप। मुझे आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। ज्योति इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज ज्योति हॉल में कच्चे केले काट रही होती है। तभी उसकी पड़ोसन रजनी वहाँ आती है और इतने सारे कच्चे केलों को देखकर उससे कहती है, बहू इतने सारे कच्चे केले? सब्जी मंडी में सब्जी लगाने का काम शुरू करने वाली है तू, जो इतने सारे कच्चे केले बैठकर काट रही है? नहीं आंटी जी, वो तो मैं। अच्छा समझ गई, लगता है तू कच्चे केले की सब्जी बनाने वाली है। लेकिन बहू ये केले कुछ ज्यादा नहीं है, इतने केलों में तो हमारे पूरा मोहल्ले के लिए सब्जी बन जाएगी। यही तो परेशानी है आंटी जी आपकी, कि आप सारी बातें बिना बताए ही समझ जाती हैं। आंटी जी पहले आप मेरी पूरी बात तो सुनिए ना। किसने कहा है आपको कि मैं सब्जियों के लिए कच्चे केले काट रही हूँ? बल्कि मैं तो। ज्योति रजनी को केले के चिप्स के बारे में बता ही रही होती है कि तभी वहाँ मालती आ जाती है और हंसते हुए कहती है, क्या रजनी तू भी? मेरी बहू कुछ समय के लिए बाहर क्या चले गई? तू भूल ही गई कि मेरी बहू बनाना चिप्स खाने वाली है। ये सब उसी को बनाने की तैयारी हो रही है। क्या तेरी बहू की बनाना चिप्स खाने वाली आदत अभी तक नहीं गई? जिस तरह से ये बनाना चिप्स खाती रहती थी पूरे दिन, मुझे तो लगता है इतने सालों में बोर हो गई होगी और छोड़ दिया होगा खाना और बनाना। लेकिन यहाँ तो नजारे ही कुछ और है। बहू तू वहाँ भी ऐसे ही कच्चे केलों के चिप्स बनाकर खाया करती थी? आंटी जी वहाँ मुझे केले की चिप्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही खरीद कर लाने की जरूरत पड़ती थी, बल्कि मेरी मकान मालकिन मुझे खुद चिप्स ला कर देती थी और साथ खाती भी थी। लेकिन वो कैसे? राजेश बेटा तो कहता था कि बहुत खड़ूस थी तेरी मकान मालकिन, हमेशा सुनाती रहती थी। आंटी जी खड़ूस लोगों के साथ लोग खड़ूस बनकर ही रहते हैं, क्योंकि जैसा हम लोगों के साथ रहेंगे वैसा ही लोग भी तो हमारे साथ रहेंगे ना। वो बात तो तेरी सही है बहू, लेकिन आज के जमाने में कोई अपना काम नहीं करता तो दूसरों को क्या ही करेगा। फिर वो तेरे लिए चिप्स लेकर क्यों आती थी? मैं बताती हूँ। क्योंकि इसने अपनी तरह उसे भी बनाना चिप्स खाने वाली बना दिया था, तो वो इसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाती थी। तभी तो मैं कहूँ कि कौन इतना फ्री है जो दूसरों के लिए इतनी मेहनत करेगा। तब तो तेरी बहू बहुत चालाक है मालती, जो अपनी मीठी बातों से किसी से भी अपना काम निकलवा सकती है। तुझे आज पता चला? मैं तो जब इसे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, मुझे तभी पता चल गया था कि मेरी बहू बहुत चालू है। मालती की बात सुनकर रजनी हंसने लगती है। उन सभी की बातें दरवाजे पर खड़ा राजेश सुन लेता है, जिसे सुनकर वो अंदर आता है और कहता है, लेकिन अब ज्योति को भी ना ये सब करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब जहाँ मेरा ट्रांसफर हो रहा है वहाँ के फैक्ट्री में केले के चिप्स की पैकिंग होती है आगे सप्लाई करने के लिए। तो अब ज्योति को ना बनाना चिप्स बनाने की टेंशन नहीं होगी और ना ही ढूंढने की। क्या तू सच बोल रहा है? अब तो बहू की निकल पड़ी। चलो अच्छा है, बहू को केले के चिप्स खाने के लिए अपने मकान मालकिन को नहीं पटाना पड़ेगा और ना ही वो अपनी तरह किसी को बनाना चिप्स खाने की आदत डलवानी पड़ेगी। हाँ माँ, ये आपने सही कहा। और अब मैं भी देखता हूँ कि ज्योति बनाना चिप्स कितना खा सकती है, क्योंकि अब तो मेरी जॉब भी उसी जगह लग गई।
इस बार पहली बार ऐसा होगा कि आपके ट्रांसफर से मुझे खुशी हुई, वरना आए दिन नए शहर में भेज देते हैं जहां अपनी पसंद का कुछ मिलता ही ना हो। बट इस बार ऐसा नहीं है, ये चीज बहुत अच्छी है। वैसे निकलना कब है ये भी बता दीजिए। अभी 1 हफ्ता तो लग ही जाएगा प्रोसेस पूरा होने में। 1 हफ्ता? इतना टाइम थोड़ा और जल्दी नहीं हो सकता क्या? अब जाना ही है तो क्यों लेट कर रहा? हे भगवान, मेरी बहू बनाना चिप्स की कितनी दीवानी है कि इसे अपनी सास को अकेले छोड़कर जाने का भी दुख नहीं है कि इसकी बूढ़ी सास कैसे रहेगी। बात वो नहीं है माँ जी, बात ये है कि आज तक मुझे पैसे खर्च करके या मेहनत करके ही बनाना चिप्स खाने को मिला। इस बार बिना किसी मेहनत के, वो भी 1-2 दिन नहीं, रोज ही खाने को मिलेगा मुझे मेरी पसंद का बनाना चिप्स। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। ज्योति की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और 1 हफ्ते बाद बनाना चिप्स की शौकीन ज्योति अपने पति के साथ उसकी ट्रांसफर वाली जगह पर चली जाती है, जहां उसे अपनी मनपसंद बनाना चिप्स फ्री में खाने को मिलते हैं। नीलम एक गांव की लड़की थी जिसे टॉफी खाना काफी पसंद था। एक दिन उसकी माँ चंपा नीलम से कहती है, अरे ये क्या खाती रहती है, पूरा दिन बच्चों की तरह चॉकलेट ही खाती रहती है। अरे माँ, ये चॉकलेट नहीं है, ये टॉफी है, टॉफी। अरे ये टॉफी हो या चॉकलेट, तुझे और कुछ नहीं मिलता क्या खाने के लिए? जब देखो तब पूरा दिन बस यही सब खाती रहती है, कभी कुछ काम भी कर लिया कर खाने के अलावा। माँ, आप तो बस मेरे खाने के पीछे ही लगी रहती हो, और कोई काम नहीं है क्या आपको? सुन, मेरा दिमाग तो खराब मत कर अब, और कल तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो ठीक से रेडी रहना, समझी तू? और ये टॉफी मत चबाती रहना। अरे माँ, इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी करवाने की? अभी मेरी उम्र ही क्या है। ओ, तो तू दूध पीती बच्ची है ना, तुझे गोद में लेकर घूमूं मैं? चुपचाप रेडी हो जाना कल टाइम से, और कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, समझी? इतना कहकर चंपा वहाँ से चली जाती है और नीलम फिर से एक और टॉफी खाने लगती है। अगली सुबह नीलम को देखने लड़के वाले आते हैं और उसे देखकर लड़के की माँ कमला कहती है, अरे भाभी जी, आपकी बेटी है तो बड़ी सुंदर, पर ये चबाने में क्या लगी है? अरे कुछ नहीं बहन जी, वो इसके दांत में दर्द है ना, तो लौंग चबा रही है, ठीक हो जाता है ना उससे। हाँ ये तो ठीक है, मुझे लगा कहीं मेरी होने वाली बहू गुटखाबाज तो नहीं है। कमला का मजाक सुनकर सभी हंसने लगते हैं और कुछ देर बातें करके दोनों परिवार नीलम और शिव का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और यूं ही समय बीतता है, दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के अगले दिन नीलम की मुंह दिखाई थी और उसका देवर राज अब अपनी भाभी की मुंह दिखाई के लिए आता है और कहता है, अरे वाह, मेरी भाभी तो सच में बहुत सुंदर है, लेकिन भाभी मुझे माफ करना, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, सिवाय मेरे 5 स्टार के। क्या कहा देवर जी? 5 स्टार? ये क्या होता है? अरे भाभी, एक चॉकलेट है जिसे हिंदी में 5 सितारे कहते हैं और इंग्लिश में 5 स्टार। ये एक बहुत ही अच्छी चॉकलेट है, इसे खाने के बाद ना आप बाकी की सारी चॉकलेटें भूल जाओगी। अच्छा, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, मैं इसे एक बार जरूर खाना चाहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये लीजिए, खाकर बताओ कैसी लगी आपको ये चॉकलेट। राज की दी हुई 5 स्टार खाकर नीलम बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह देवर जी, ये तो सच में बहुत अच्छी चॉकलेट है, अब से मैं टॉफी नहीं 5 स्टार ही खाऊंगी। हाँ क्यों नहीं भाभी, मैं तो शाम को जा रहा हूँ, आप भैया से मंगवा कर खा लेना। इतना कहकर राज वहाँ से चला जाता है और अब यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं और एक दिन नीलम अपनी सास को कहती है, माँ जी, आज ना मेरा वो खाने का बहुत मन कर रहा है जो देवर जी ने मुझे मेरी मुंह दिखाई पर दिया था। अरे ऐसा क्या दे दिया था राज ने तुझे? नाम तो बता उसका। अरे माँ जी, वही ना जो मीठी मीठी होती है और जल्दी से चबाई नहीं जाती। अरे उसने तुझे ऐसा क्या दे दिया जिसका तुझे नाम भी नहीं पता? अरे माँ जी, उसका नाम कुछ 5 सितारा था। हाँ, यही कहा था उन्होंने। चल, मुझे तो समझ नहीं आ रही तेरी ये बातें, तू कहना क्या चाहती है? रात में शिव आएगा तो उससे कह देना। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और रात में जब शिव आता है तो उसे देखकर नीलम कहती है, सुनिए, आज ना मेरा बहुत मन कर रहा है, क्या आप मुझे बाहर से चॉकलेट ला कर देंगे? अरे क्यों नहीं लाएंगे, आज पहली बार मेरी पत्नी ने मुझसे कुछ मांगा है, वो भी चॉकलेट। अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर शिव नीलम के लिए बाहर से एक महंगी वाली चॉकलेट लेकर आता है, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे ये क्या ले आया आप? मैंने ये थोड़ी लाने को कहा था।
ये चॉकलेट है, दुकान वाले से बोल कर लाया हूँ कि आज पहली बार मेरी बीवी ने मुझसे कुछ मांगा है, तो एक बहुत मस्त और महंगी वाली चॉकलेट देना। लेकिन मैंने ये चॉकलेट नहीं मंगवाई थी, मुझे तो वो दूसरी वाली चाहिए, मुझे नहीं खानी ये। क्या कहा? ये नहीं खानी है? तो कौन सी चॉकलेट खानी है? अब क्या मैं तुम्हारे लिए हीरे से बनी चॉकलेट लाऊं क्या? अरे मुझे हीरे वाली नहीं, सितारों वाली चॉकलेट चाहिए, यानी वो खानी है, वो 5 स्टार। हाँ, जो देवर जी मेरे लिए लाए थे। हे भगवान, वो कहते हैं ना, भिखारी को अगर हाथ में सोने का कटोरा भी दे दो तो उसमें भी वो भीख ही मांगेगा। वही हाल है तुम्हारा। जब महंगी वाली दे रहा हूँ तो तुम्हें 5 वाली 5 स्टार खानी है। ये बताओ, आप ला रहे हो या नहीं, या फिर मैं खुद ही जाकर ले आऊं और सभी मुझे देखकर बोले कि नई नवेली दुल्हन एक चॉकलेट लेने के लिए बाहर घूम रही है। अच्छा ठीक है ना, जाता हूँ, बस अभी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, वो भी 5 वाली 5 स्टार। इतना कहकर शिव अब नीलम के लिए दूसरी चॉकलेट यानी कि 5 स्टार लेकर आता है और फिर नीलम 5 स्टार को मजे से खाती है। एक दिन नीलम घर में बैठकर टीवी देख रही थी और तभी टीवी पर एक एड आ रही थी, जिसे देखकर नीलम कहती है, अरे ये क्या, इस लड़के ने बस 5 स्टार खाई और उसने बिना कुछ किए ही उस औरत को बचा लिया। ऐसा भी होता है क्या 5 स्टार खाने से? अरे वाह, ये तो चमत्कार है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन कमला अपनी बहू को लेकर बाजार जाने लगती है। क्या बहू, तू भी क्या ये चॉकलेट ही खाती रहती है? चल आज मेरे साथ बाजार का कुछ सामान लाना है बाहर से। ठीक है माँ जी, चलती हूँ, लेकिन एक शर्त पर, आप वहाँ से मुझे 2 5 स्टार चॉकलेट दिलाओगी। हे भगवान, किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे, जो ये 5 स्टार खाने वाली बहू मेरे पल्ले पड़ गई। अरे माँ जी, भगवान से क्या बात कर रही हो, मुझसे करो ना डील, हम दोनों में हो रही है ना बात। ठीक है बहू, चल तो ले मेरे साथ बाजार, दिला दूंगी तुझे 5 स्टार। इतना कहकर दोनों अब बाजार के लिए निकल जाते हैं। बाजार जाकर नीलम एक 5 स्टार खाती है और उसे वो एड याद आती है जो उसने टीवी पर देखा था। तभी सामने से एक कार आ रही थी जो कि बहुत तेज रफ्तार में उसकी सास कमला की ओर बढ़ रही थी और ये देख रही नीलम कहती है, ये कार तो माँ जी की तरफ आ रही है। एक काम करती हूँ, मैं भी 5 स्टार चॉकलेट खाती हूँ और जैसे ऐड में सब ठीक हो जाता है ना, वैसे ये कार भी रुक जाएगी और माँ जी मुझे शाबाशी देंगी। इतना कहकर नीलम कमला की ओर आ रही कार से कमला को बचाने के बजाय चॉकलेट खाती है और सामने से आ रही तेज रफ्तार कार कमला को टक्कर मार देती है और कमला वहीं बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और उसे यूं बेहोश देखकर नीलम कहती है, ये क्या माँ जी, मैंने तो सोचा था कि मेरे 5 स्टार खाने से आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया, यानी वो टीवी वाला लड़का झूठा था। अरे पगली, जो तुमने टीवी पर देखा था वो सब एक नाटक था। जब किसी को अपना कोई सामान बेचना होता है ना, तो वो किसी एड के जरिए उस सामान को बेचते हैं। अच्छा, यानी वो सब झूठ था। भगवान, ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। एक चॉकलेट की वजह से मैंने अपनी माँ जैसी सास को चोट पहुँचा दी। माँ जी, मुझे माफ करना। अरे बहू, कोई बात नहीं, अब तो तुझे तेरी गलती पता ही चल गई ना, आगे से ध्यान रखना। माँ जी, आज के बाद मैं कभी चॉकलेट नहीं खाऊंगी। अब मेरी अकल ठिकाने आ गई है। मैं एक चॉकलेट के चक्कर में किसी के बारे में सोच ही नहीं रही थी, बस खाती जा रही थी। माफ कर दो माँ जी। अरे मैं ये नहीं कह रही कि तू चॉकलेट मत खा, बस हद से ज्यादा मत खा, ठीक है ना? ठीक है माँ जी, आज के बाद से बस कभी कभी ही चॉकलेट खाया करूँगी। उस दिन के बाद से कभी भी नीलम जल्दी से 5 स्टार या कोई सी भी चॉकलेट नहीं खाती और नीलम की बदलती ये आदत देखकर शिव और कमला भी खुश थे कि उनकी 5 स्टार खाने वाली बहू में अब सुधार आ गया है। कोमल अपनी दोस्त के साथ कॉलेज जा रही थी, तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, कोमल यार, चल ना वहाँ जाकर कचौड़ी खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है यार कचौड़ी खाने का। क्या कहा? कचौड़ी? वैसे मैंने भी काफी समय से कचौड़ी नहीं खाई है, चल खा ही लेते हैं। इतना कहकर दोनों दोस्त कचौड़ी वाले के यहाँ पर कचौड़ी खाने के लिए चले जाते हैं। कचौड़ी वाला दोनों को एक एक प्लेट कचौड़ी दे देता है और उसे रीमा तो बड़े मजे से खाती है। और जब कोमल कचौड़ी खाती है तभी अचानक वो जोर से चिल्ला पड़ती है और ये देखकर रीमा कहती है, अरे क्या हुआ, तू इतनी तेज क्यों चिल्ला रही है?
कचौड़ी अच्छी नहीं लगी क्या तुझे? नहीं यार, मेरे दांत में बहुत दर्द है। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है दांत में, ऐसा लग रहा है कि टूट ही गए हैं। अरे ऐसा क्या हो गया तेरे दांत में? जाकर डॉक्टर को दिखा, वरना बाद में दिक्कत हो जाती है अगर टाइम से दवा ना लो तो। तभी कोमल वहाँ से घर के लिए चली जाती है और घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। उसके बाद उसकी माँ उसे डेंटिस्ट के पास ले जाती है, जिसके बाद डॉक्टर बताता है कि कोमल के दांत के ऊपर की गाढ़ फूल गई है। इस वजह से कोमल को कुछ दिन चबाने वाली चीजें नहीं खानी है। उसे ज्यादातर गीला खाना खाना होगा, जिससे कि उसकी दाढ़ में दर्द ना हो। ये सुनकर कोमल उदास हो जाती है, क्योंकि उसे खाने में ज्यादातर रोटी खाना जो पसंद था, लेकिन अब उसे रोटी खानी छोड़नी पड़ेगी। और शाम के समय उसकी माँ उसे दाल के साथ एक चम्मच देकर कहती है, ये ले कोमल, दाल को तू इस चम्मच से पी जा, क्योंकि ना तो अब तू चावल खा सकती है और ना ही रोटी, तो तुझे अब से इस चम्मच से ही खाना होगा। नहीं माँ, मुझे खाने में दाल के साथ रोटी ही खानी है, मैं चम्मच से नहीं खाऊंगी। और रही बात चबाकर खाने की, तो मैं अपने मुंह की दूसरी दाढ़ से भी तो खा सकती हूँ। अरे नहीं, तू ऐसे नहीं खा पाएगी। चल ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, ये जो रोटी है इसके दाल में छोटे छोटे टुकड़े करके दे देती हूँ, जिसके बाद ये गीली रोटी हो जाएगी। तू आराम से चबाए बिना ही इसे खा सकती है। ठीक है माँ, आपको जैसे भी देनी है दे दो, लेकिन रोटियाँ दे दो, फिर चाहे वो गीली हो या सूखी, मुझे रोटी ही खानी है। अब चमेली कोमल के लिए दाल में डालकर रोटी लेकर आती है, ताकि कोमल आराम से उसे खा सके। और कोमल को जब चमेली ये खाना देती है तो वो आराम से उसे खा लेती है। यूं ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और अब कोमल का कॉलेज में आखिरी एग्जाम था। कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद रीमा कोमल से कहती है, ओए तेरे दांत अब ठीक है ना? तूने डॉक्टर को दिखाया था ना? हाँ मैंने दिखा लिया है, उन्होंने कहा कि बस कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चल अब हम दोनों छोले भटूरे खाते हैं, मेरा बहुत मन कर रहा है। नहीं यार, मेरा मन नहीं है छोले भटूरे खाने का, मैं आज खाना लाई हूँ घर से। अच्छा ठीक है, तू खाना खा लेना अपना, मैं छोले भटूरे खा लूंगी। सुना है यहाँ के छोले भटूरे बहुत मजेदार होते हैं, मेरा तो बहुत मन कर रहा है खाने का। इतना कहकर दोनों दोस्त खाना खाने के लिए छोले भटूरे खाने चले जाते हैं और रीमा वहाँ एक छोले भटूरे लेती है और कोमल अपने घर से दाल में डाली हुई गीली रोटी लेकर आती है। ये देखकर रीमा कहती है, ये क्या है? तो तू आजकल ये सब खा रही है? अभी तक ठीक नहीं हुए क्या तेरे दांत? ये गीली रोटी है, आजकल मैं यही खा रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कोई भी चबाने वाली चीज मुझे नहीं खानी है अभी, इसलिए आजकल मैं गीली रोटी ही खाती हूँ। क्या गीली रोटी? तू ये गीली रोटी खा कैसे लेती है यार? मैं तो कभी ना खा पाऊंगी ये सब। क्या करूँ यार, खाना तो पड़ता ही है, अगर ये नहीं खाऊंगी तो भूखी मरूंगी क्या। इतना कहकर अब कोमल गीली रोटी खाने लगती है। तभी आसपास से जाने वाले लोग उसे देखकर बातें बनाना शुरू करते हैं और कोमल को उनके सामने गीली रोटी खाने में बहुत शर्म आती है और वो आधी गीली रोटी खाकर अपने लंच बॉक्स में उसे रख देती है और घर के लिए चल देती है। कुछ देर बाद जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसके घर कुछ लोग उसके रिश्ते की बात करने के लिए आए हैं। ये देखकर वो अपनी माँ को एक तरफ ले जाकर कहती है, माँ ये सब क्या हो रहा है और ये सब कौन है? इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। अरे कोमल, ये सब तेरी शादी की बात करने आए हैं और यहाँ पर तेरे रिश्ते की बात हो रही है। चल मेरे साथ वहाँ। अरे माँ पागल वागल हो गए हो क्या आप लोग? जब उन्हें पता चलेगा कि मेरे दांत में दर्द होने की वजह से मैं रोज खाने में गीली रोटियाँ खाती हूँ, तो वो लोग मेरा मजाक बनाएंगे। अरे तब तक तो तेरे दांत भी ठीक हो जाएंगे और तुझे ये गीली रोटी भी नहीं खानी पड़ेगी। चल चुपचाप। इतना कहकर अब चमेली कोमल को सबके सामने लेकर जाती है और उनसे कोमल को मिलवाती है, जिसके बाद सभी को कोमल बहुत पसंद आती है और उसकी होने वाली सास कोकिला कोमल से कहती है, अरे अब तुम मेरी होने वाली बहू हो, ये लो मेरे हाथ से मिठाई खाओ। नहीं आंटी जी, आप ही खाओ, मुझे मीठा पसंद नहीं है, आप खाओ आराम से। अरे बेटी, एक बार बस थोड़ा सा मेरे हाथ से खा भी लो। इतना कहकर अब कोकिला कोमल को अपने हाथ से जबरदस्ती एक लड्डू खिला ही देती है। कोमल लड्डू मुंह में रख तो लेती है, लेकिन उसे खाती नहीं है और सब के जाने के बाद
कोमल भागकर बाथरूम में जाती है और उस लड्डू को मुंह से बाहर फेंक देती है और बोलती है, हे भगवान, ये बुढ़िया तो मुंह में लड्डू ठूस कर ही चली गई। बहुत दर्द हो रहा है दांत में, क्या करूं? कुछ देर बाद कोमल भागकर डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि जहाँ उसकी दाढ़ का दर्द 2 दिन में ठीक होता, वहीं अब उसे और ज्यादा समय लगने वाला है। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं। अब कोमल की राहुल से शादी हो जाती है और शादी की अगली सुबह कोमल अपनी सास से कहती है, माँ जी, आज खाने में क्या बनाना चाहिए जो घर में सब खा लेते हो और सबको पसंद भी हो? बहू, एक काम करना, सबके लिए आलू पूरी बना दे, सबको पसंद भी है खाने में आलू पूरी। क्या कहा? आलू पूरी? पूरी खाऊंगी तो मेरे दांत में दर्द होगा। एक काम करती हूँ, अपने लिए थोड़ी गीली रोटियां ही बना लेती हूँ और बाकियों के लिए आलू पूरी। ओहो, अरे बहू, क्या हो गया? कहाँ खो गई तू? कुछ नहीं माँ जी, वो ऐसे ही कुछ बात याद आ गई थी। चलो मैं जाती हूँ सबके लिए खाना बनाने। इतना कहकर अब कोमल सबके लिए खाना बनाने चली जाती है और सबके लिए जल्दी से आलू और पूरी की सब्जी बनाती है और अपने लिए बस कुछ रोटी। कुछ घंटों के बाद सभी खाना खाने के लिए नीचे आते हैं और कोमल सबके लिए खाना परोस देती है, जिसके बाद कोमल अपने लिए एक बड़ा सा कटोरा लेती है और उसमें आलू की सब्जी डालकर रोटी तोड़कर डालने लगती है और जब रोटी पूरी तरह से गीली हो जाती है तो वो उसे खाने लगती है। उसकी इस हरकत को देखकर कोकिला कोमल से कहती है, अरे बहू, ये क्या कर दिया तूने? तूने इस रोटी को पूरी तरह गीली कर दी, अब इसे खा रही है? ओहो, ये कौन सा तरीका है खाना खाने का? वो माँ जी, मेरे ना कुछ समय से दांत में तकलीफ है, तो डॉक्टर ने कहा है कि कोई भी चबाने वाली चीज मत खाना, वरना दांत में दर्द और बढ़ जाएगा। इसलिए मैं तब से अभी तक ये गीली रोटियां खाकर ही काम चला रही हूँ। अगर ऐसा है ना तो दाढ़ ही निकलवा ले, ना रहेगी दाढ़ ना रहेगा दर्द। पर माँ जी, उसमें तो बहुत दर्द होगा ना, और मैं दर्द सहन नहीं कर पाऊंगी। इतने दिनों से ये तुझे दर्द अच्छा लग रहा है? रोज रोज गीली रोटी खाकर अपना काम चला रही है, लेकिन एक बार में ये दाढ़ नहीं हटवानी है तुझे। अरे माँ जी, मुझे भी कहाँ पसंद है ये गीली रोटी, लेकिन क्या करूँ, अब तो आदत सी हो गई है इसकी। अरे पगली, क्या तू नहीं चाहती कि हमारी तरह चटपटा खाना तू भी चबा चबा कर खाए? पूरी जिंदगी इन गीली रोटियों को ही खाकर काटनी है क्या तुझे? कह तो सही रही हो माँ जी आप। ठीक है, अब तो इन गीली रोटियों और इस दाढ़ के दर्द से छुटकारा लेना ही पड़ेगा। अपनी सास की बात को मानकर कोमल अगली ही सुबह डॉक्टर के पास जाती है और अपनी दाढ़ ही निकलवा देती है, जिसके कुछ दिनों बाद उसकी दाढ़ का दर्द भी ठीक हो जाता है और वो भी उन गीली रोटियों को खाना छोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।